70,000 स्टूडेंट्स या 70,000 वो लोग जिन्होंने कनाडा में जाके स्टडी करने का, वर्क करने का और उस बढ़िया कंट्री में सेटल होने का ख्वाब देखा, कनेडियन ड्रीम देखा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि गिनती जो है वो 5 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो कनाडा जिसको हमेशा से एक लिबरल कंट्री माना जाता है, जिसको ये माना जाता है कि वो जिन लोगों को कोई भी असाइलम सर्व नहीं देता है उन लोगों को भी आने देता है और पीआर कर देता है, सेटल होने का मौका देता है। तो वो कनाडा अब उन लोगों को जो 5 या 7 साल से अपनी लाइफ वहाँ पे गुजार रहे हैं, जो कैनेडियन इकॉनमी का, वहाँ की सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, उनको एकदम से कनाडा छोड़ के जाने के लिए कह रहा है। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में यही डिस्कस करूंगा। 2 मेन मुद्दे हैं। पहला कि क्यों ऐसा हो रहा है, कनाडा जो कि एक बहुत बढ़िया वेलफेयर स्टेट माना जाता है, अब वो ऐसा क्यों हो गया है, क्यों कहा जा रहा है कि मास डेपोटेशन हो सकता है। और दूसरा, क्या ये पॉसिबल है, क्या एकदम से 5 लाख लोगों को निकालना या 5 लाख लोगों को उनके घर वापस भेजना पॉसिबल है। मेरे अकॉर्डिंग ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में डिटेल में विद फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। कनाडा का आने वाले दिनों का क्या फ्यूचर है, ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनका क्या फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। तो वीडियो को, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते इस मुद्दे को, इस इशू को, जो भी आपके इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब आपको आंसर मिल जाएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इस मास डेपोटेशन की बात क्यों हो रही है। कनाडा जो कि बहुत बढ़िया कंट्री है, जिसमें लोग जाके वहाँ पे सेटल होते थे, अब कह रहा है कि लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कनाडा के अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ पे सिटीजन हैं, जहाँ पीआर हैं, उनका जो सेंटिमेंट है वो इमिग्रेशन के अगेंस्ट चला गया है। पहले इमिग्रेशन को वहाँ पे वेलकम किया जाता था। जब भी वहाँ के सिटीजन से आप पूछते थे तो वो यही कहते थे कि इमिग्रेंट्स का कंट्री है, हम भी इमिग्रेंट्स थे, हम भी कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। तो इमिग्रेशन को वहाँ पे वेलकम किया जाता था। लेकिन अब रिसेंटली कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके कारण वहाँ की जो पॉपुलेशन है या वहाँ की जो पब्लिक है उसका सेंटिमेंट इमिग्रेशन के अगेंस्ट हो गया। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है हाउसिंग और जॉब क्राइसिस ने। पिछले कई सालों से इमिग्रेशन बहुत बड़ी गिनती में कनाडा में एक रोल प्ले कर रहा है। बड़ी गिनती में लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कनाडा में जितने भी सिटीजन या पीआर हैं, सबके पास अपने घर नहीं है। बहुत से लोग रेंट पे भी रहते हैं। तो रेंट जो है वो पहले कहीं ना कहीं पे, अगर हम जीटीए की बात करें, टोरंटो एरिया की बात करें, तो वहाँ पे $300 to $400 था, जो कि अब 2000 जब उसको क्रॉस कर गया है। तो 4 to 5 टाइम्स रेंट जो है वो ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा जो भी लोग पहले घर खरीदना चाहते थे, आज से अगर हम 10-15 साल की पहले की बात करें, तो वो ईजिली खरीद सकते थे, उनको मॉर्गेज मिल जाता था, उसमें पेमेंट आराम से करते थे। लेकिन अब जो वहाँ के हाउसेज हैं, जहाँ हाउसिंग मार्केट है, उसका प्राइस इतना हाई चला गया है कि वो लोगों को अफोर्ड उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये एक वजह है हाउसिंग क्राइसिस, जिसकी वजह से ये सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है। दूसरा, जॉब क्राइसिस को लेकर है। कैनेडियन ये समझते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो दूसरे जगह से आते हैं, उनको कम वेज देके या कम उनको पर आवर जो देते हैं वो देके उनको वहाँ से लाया जाता है, जिसकी वजह से कैनेडियंस की खुद की जॉब्स खतरे में हो गई हैं। तो एम्प्लॉयर्स भी यही करते हैं, क्योंकि उनको जो लेबर दूसरे कंट्री से पड़ती है वो चीप पड़ती है। तो जिसकी वजह से वो प्रेफर करते हैं कि आउटसाइड कनाडा से लोगों को बुलाया जाए, यहाँ पे उनको जॉब में रखा जाए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे कनाडा में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो कैनेडियंस की जॉब्स को खा रहे हैं, जिस वजह से हाउसिंग और जॉब क्राइसिस इस टाइम पे कनाडा में चल रहा है। यही वो वजह है जिसकी वजह से कनाडा के बहुत से लोग इस टाइम पे इमिग्रेशन के खिलाफ हो गए हैं। अगर हम दूसरी बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कनाडा ने अब रियलाइज किया है, क्योंकि इससे पहले
चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जाते थे, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे जाते थे, तो कनाडा में ये नहीं देखा जाता था कि आप किस ऑक्यूपेशन से आते हैं, किस आप स्ट्रीम से आते हैं। लेकिन अब कनाडा ने रियलाइज़ किया है कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिसमें डिमांड बहुत हाई है लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं हैं, और कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं यहाँ पे डिमांड बहुत कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत से ऐसे वर्कर बैठे हैं जो इन जॉब के लिए compete कर रहे हैं। तो अब कनाडा ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, स्टडी को, वर्क को और पीआर को, तीनों को अलाइन कर दिया है। कैसे अलाइन कर दिया है कि उन्होंने जो भी सेक्टर या ऑक्यूपेशन इस टाइम पे कनाडा में इन डिमांड हैं, तो कनाडा उनको प्रेफरेंस दे रहा है। अगर हम इस टाइम के पीआर के ड्रॉ की बात करें तो उसमें भी वही हो रहा है। जिस तरीके की टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो उस पे भी यही हो रहा है। तो ओवरऑल मोटी मोटी बात ये निकल के आ रही है कि कनाडा जो है अब जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन है, जहाँ जिन लोगों की उनको ज़रूरत है, उन्हीं को वो वहाँ पे बुलाएगा, चाहे स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, और उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं पे परमानेंट रेजिडेंसी होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन को पूरे तरीके से लेबर मार्केट के साथ अटैच कर दिया है। तो आप इस टाइम पे कनाडा में तभी रुक सकते हैं, तभी रह सकते हैं अगर आपकी कनाडा को ज़रूरत है। अगर आपकी कनाडा को ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये लगता है कि लेबर मार्केट में इस स्किल के, इस ऑक्यूपेशन के लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो कनाडा उनकी परमानेंट रेजिडेंसी बहुत मुश्किल कर देगा। शायद उनको कनाडा छोड़ के जाना पड़ सकता है, जो कि रिसेंटली हम देख भी रहे हैं, न्यूज़ में आ भी रहा है। तो उन्होंने टोटली लेबर मार्केट से हर एक चीज़ को लिंक कर दिया है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो स्टूडेंट अभी तक, जिन 70,000 की बात हो रही थी, हालांकि अब जो डेटा निकल के आया उसमें 5 लाख लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर होने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम 70,000 को भी लेके चलें तो स्टूडेंट्स को इस टाइम पे 3 एक्सटेंशन मिल चुकी हैं। जब भी आप स्टडी पे कनाडा में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक बार वर्क परमिट मिलता है लाइफ टाइम। लेकिन कोविड के दौरान बहुत से जो वर्कर्स की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को 3 बार वर्क जो है पोस्ट स्टडी वर्क की एक्सटेंशन मिली, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लगातार एक्सटेंशन लेते लेते वो यहाँ तक आ गए। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड उनका पीआर पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि सीआरएस स्कोर बहुत हाई था। अब उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। इसके बाद गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब हम एक्सटेंशन एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स के पास, जहाँ जो वर्कर हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ है, उनके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है। या तो वो LMIA ले सकते हैं, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आने वाले दिनों में LMIA की और भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि लो वेज पे ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे। हाई वेज पे भी रिव्यू हो रहा है, तो आने वाले दिनों में जो LMIA हाई वेज वालों को मिलती है उसमें भी चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब उन लोगों के पास जिनके वर्क परमिट इस टाइम पे एक्सपायर हो रहे हैं, उनके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं बचा है। असाइलम एक अल्टरनेट रहता है, लेकिन कोई भी जो सही जानकार है इस इंडस्ट्री का, वो असाइलम को कभी भी लोगों को रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि ये वो रास्ता होता है बिल्कुल जो एक्सट्रीम होता है, जो आप लास्ट में इख्तियार करते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार असाइलम डाल देते हैं तो उसके बाद आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर आप असाइलम का केस हार जाते हैं तो आप कभी भी उस कंट्री के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है, वो है इलेक्शन। इस टाइम पे लिबरल्स की गवर्नमेंट बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। हमने देखा है कि NDP जिनकी उनको सपोर्ट थी, उन्होंने अपनी सपोर्ट भी विड्रॉ कर ली है। तो अब ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में नो कॉन्फिडेंस आ जाए और इस गवर्नमेंट को जो है वो जो ये गवर्नमेंट चली जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इलेक्शन टाइम के दौरान लिबरल्स ये चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि आने वाले दिनों में वो 1 साल में, अगर 1 साल पूरा होता है गवर्नमेंट का, तो वो कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से कैनेडियन वोटर फिर से लिबरल में जो है वो कॉन्फिडेंस उनको बने और उनकी पार्टी की जीत हो सको। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं, जिसमें हम बहुत सी न्यूज़ सुनते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं कि डेपोटेशन होने वाला है, मास डेपोटेशन होने वाला है, 70,000 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से निकल कर आती हैं। अब मुद्दे की दूसरी तरफ चलते हैं। अब क्या ये पॉसिबल है? क्या 70,000 जहाँ 5 लाख लोग जिनका बात कही जा रही है कि उनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है 2024 में, तो क्या इतनी बड़ी गिनती में, क्योंकि कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ है, अगर 4 करोड़ में से 5 लाख लोगों को आप ये कह देते हैं कि आप छोड़ के चले जाइए, तो क्या कनाडा ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि एकदम से आप इतने लोगों को, इतनी बड़ी गिनती में एकदम से नहीं कह सकते हैं कि आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाएगा, लीगल पर्सपेक्टिव से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी, और सबसे बड़ी बात बिजनेस पर्सपेक्टिव से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो लोग हैं ये सारे वर्क परमिट पे हैं, तो कनाडा का बिजनेस इन लोगों को बहुत बड़ी गिनती में रिलाय कर रहा है। कनाडा के जो स्मॉल बिजनेस हैं वो कैनेडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे वर्कर हैं जो इन बिजनेस में काम करते हैं। इन बिजनेस, ये जो बिजनेस हैं वो इनकी वजह से चल रहे हैं। तो क्या इन लोगों को अगर एकदम से कह दिया जाएगा कि आप कनाडा छोड़ के चले जाइए, इनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है, तो क्या ये जो स्मॉल बिजनेस हैं क्या ये सरवाइव कर पाएंगे? अगर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो कनाडा क्या इस लॉस को बियर करने की मूड में है, या बियर कर सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम से इतने ज़्यादा लोगों को अगर हम ये कहें कि आप कनाडा को छोड़ के चले जाइए, ये वो लोग हैं जो लोग पिछले 5-7 साल से कनाडा में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ के गोल्डन ईयर, क्योंकि जब आप यूथ में आप कोई भी 5-7 साल या 10 साल जिस चीज़ में स्पेंड कर देते हैं तो वो साल वापस नहीं आने वाले हैं। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर उस कंट्री को दिए हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे गए थे, उन्होंने पहले स्टडी की, बहुत बड़ी गिनती में जो है फीस वहाँ पे दी। हमें पता है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस होती है वो 4 टाइम ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट। तो इतनी बड़ी अमाउंट में इन्होंने फीसेस दी। इसके अलावा उसके बाद उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, वहाँ पे वर्क किया, वहाँ के इकोनॉमी का हिस्सा बने, वहाँ के बिजनेस को रन करने में इन्होंने हेल्प की। कोविड के दौरान, ये हमें नहीं भूलना चाहिए और कनाडा को भी नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के दौरान जब कनाडा को कोई भी नहीं मिल रहा था तो ये स्टूडेंट थे या ये वर्कर थे जिन्होंने कनाडा को अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे उठा के उस सिचुएशन से बाहर निकाला था। तो अब कनाडा उन लोगों को जो ये अब तक कनाडा में रह रहे हैं उनको एकदम से क्या कह पाएगा कि आप इस कंट्री को छोड़ के चले जाइए, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ के, अपने कंट्री को छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को छोड़ के कनाडा को अडॉप्ट किया, वहाँ पे रहने का फ़ैसला किया, वहाँ पे सेटल होने का फ़ैसला किया। तो इस टाइम पे हम समझ सकते हैं कि कनाडा के हालात क्या हैं, लेकिन एकदम से इतने ज़्यादा लोगों को जो कनाडा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और कनाडा की ज़िंदगी उनका हिस्सा बन चुकी है, एकदम से कह देना इतना आसान नहीं होगा। इसमें एक और फैक्टर आपको कहना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग यहाँ से बहुत बड़ी गिनती में कनाडा में गए हैं। तो जो लोग यहाँ से अपने फैमिली को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर गए हैं, तो उन्होंने एक जो जिस तरह की लाइफ इंडिया में है, जिस तरह का हम यहाँ पे रहते हैं, तो उसको रिप्लेस किया है कैनेडियन लाइफ से, कैनेडियन कल्चर से, कैनेडियन लैंग्वेज से। तो वहाँ पे उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। इस लाइफ को वो पीछे छोड़ गए हैं, ये लाइफ उनकी पीछे छूट गई है। अब इस लाइफ में 7 साल के बाद, 8 साल के बाद वापस आना, मेरे ख्याल से जितना उन लोगों के लिए टफ होगा, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, एक बहुत बड़ी चैलेंज होगा उन लोगों के लिए। ये इतना आसान नहीं है जितना हम कह देते हैं कि एक जो पर्सन है वो अपना सब कुछ छोड़ के एक दूसरी कल्चर में चला जाता है, दूसरे 7 समंदर पार दूसरे कंट्री में चला जाता है, वहाँ पे अपनी लाइफ शुरू करता है, स्क्रैच से शुरू करता है, ज़ीरो से शुरू करता है, वहाँ पे अपना दिन रात करता है। क्योंकि इमिग्रेंट्स माने जाते हैं कि वो किसी भी कंट्री में जब जाते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, उनके पास सिर्फ उनकी मेहनत होती है और वो उस मेहनत को लेकर उस कंट्री में जाते हैं
उसके दम पर वो अपना वहाँ पे घर बनाते हैं, अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं और उसकी कंट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वो जो पर्सन है वो वहाँ पे गया है, तो इस जो उसने सब कुछ किया 5-7 साल 10 साल में, तो वो उस लाइफ को अडेप्ट हो गया है, उस कल्चर को अडेप्ट हो गया है। उसके लिए 10 साल में के बाद फिर उसी प्लेस पे आना जिस प्लेस से वो 10 साल पहले शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से हम इसको बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इसको कर पाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन लोगों के लिए जो इस सिचुएशन में इस टाइम पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कनाडा में इस टाइम पे जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 95% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट्स की है। जी हाँ, चाहे वो 100 साल पहले माइग्रेंट हुआ, चाहे 80 साल पहले हुआ, 50 ईयर्स पहले हुआ, 20 ईयर्स पहले हुआ, यानी कि कोई भी कनाडा पे क्लेम नहीं कर सकता है। अगर कोई वहाँ पे जो 20 साल पहले गया है वो ये कहता है कि कनाडा मेरा कंट्री है, आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है। हालांकि आज वो सिटीजन बन चुका है, वो वहाँ पे राइट रखता है, वोटिंग राइट रखता है, वो प्रेशराइज कर सकता है गवर्नमेंट को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी एक माइग्रेंट था, वो भी इमिग्रेंट था जो कनाडा में 20 साल पहले आया था। लेकिन अब वो नए माइग्रेंट्स जो इस टाइम पे कनाडा में हैं उनको ये कह रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे एथिकली, मॉरली और ह्यूमन पर्सपेक्टिव के नज़रिए से सही नहीं है। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा। कनाडा को एक वेलफेयर स्टेट माना जाता है, आमतौर पे माना जाता है कि कनाडा एक ऐसी स्टेट है, क्योंकि ये माइग्रेंट्स के द्वारा दी गई स्टेट है, इसमें सारे के सारे, जैसे मैंने आपको कहा 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे हिस्सों से आए हैं, चाहे अफ्रीका से आए हैं, चाहे यूरोप से आए हैं, चाहे वो इंग्लैंड, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से आए हैं, तो वो मिक्स हैं। डाइवर्सिटी जो है वो कनाडा की सबसे बड़ी पावर है। वहाँ पे एक रिलीजन के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे एक कास्ट के लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे एक लैंग्वेज के लोग नहीं रहते हैं, तो ये सारे के सारे लोग मिलके कनाडा बनता है, तो इसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं, इस कास्ट के लोग नहीं आ सकते हैं, इस लैंग्वेज के लोग नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे हर एक को वेलकम कहा जाता है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, सारा कुछ पूरी करते हैं, तो आप उस स्टेट का हिस्सा बन सकते हैं। तो कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है। चाहे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, अगर मैं रीसेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इससे पहले बहुत सी एग्जांपल्स हैं, रीसेंट एग्जांपल्स लेके चलें। चाहे हम अफ़गानिस्तान की बात करें कि अफ़गानिस्तान में जो वॉर हुआ उसमें से बहुत असाइलम सीकर निकल के वहाँ पे गए, सीरिया से बहुत गए, यूक्रेन से बहुत गए, अब बांग्लादेश का क्राइसिस चल रहा है। तो इस तरीके से कनाडा ने हमेशा हर एक बंदे को वेलफेयर के तौर पे वहाँ पे असाइलम दिया है। जो भी लोग पूरी दुनिया से सताए गए थे वो कनाडा में जाके उन्होंने शरण दी है, वहाँ पे जाके पीआर हुए हैं। तो कनाडा की ये इमेज है पूरी दुनिया के सामने, कनाडा को इस तरीके से देखा जाता है, इमिग्रेशन फ्रेंडली इस तरीके से देखा जाता है। तो अगर इस टाइम पे इस तरीके का कोई स्टेप उठता है, इतनी बड़ी गिनती में लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, और वो भी उन लोगों को, वो असाइलम सीकर नहीं हैं, वो अपने कंट्री से भाग के नहीं आए थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने फीसेस पे की हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा फीस पे की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कनाडा में कोविड के दौरान दिन रात काम किया है, कनाडा की इकॉनमी का हिस्सा बने हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कनाडा को खड़ा करने में अपना रोल प्ले किया है। तो ये क्या इन लोगों को वेलफेयर स्टेट होते हुए कनाडा बाहर कर देगा? तो ये अपने आप में कनाडा की इमेज के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरी तरफ से जो भी मैं इस टॉपिक पे, हालांकि थोड़ी सी इमोशनल भी है क्योंकि जो भी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, हालांकि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, उनके इमोशंस को थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हैं, जो वर्कर वहाँ पे बैठे हैं, जिनकी फैमिलीज इंडिया में हैं या कहीं से भी गए हैं, जो वो फील कर रहे हैं, हम शायद वो फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी होप्स हो कि इस मुद्दे का कोई सल्यूशन निकल आएगा। जैसे कि पहले एक्सटेंशन दी गई है, मैनिटोबा में 6700 लोगों को एक्सटेंशन दी गई है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस तरीके से ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ये ऐसा कदम उठाते हैं तो प्रोटेस्ट हो सकते हैं,
लीगल बहुत सी ऐसी चैलेंजेस हो सकते हैं कि गवर्नमेंट इस स्टेप को इतना आसानी से नहीं ले सकती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल होना बहुत कम चांसेस है। इसको कैसे पॉसिबल करेगी गवर्नमेंट अगर ये स्टेप उठाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट के सामने भी है, कैनेडियन इमिग्रेशन के सामने भी है। तो ये जो मैंने आपके सामने सारा कुछ रखा है, तो मेरी तरफ से जितनी सर्च मैंने की है इस टॉपिक पे, जहाँ जो मेरी नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग रखा है। अगर कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकल गई हो कि किसी को हर्ट हुआ हो तो मैं पहले ही सॉरी फील कर देता हूँ। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसके साथ बहुत से लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है, इसके साथ बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, तो शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिए कमेंट्स में, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।